स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अध्याय हमारा चल रहा है जीव और समष्टि। आज इसका लेक्चर नंबर है दूसरा। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है अनुकूलन। इसके बाद बात करेंगे समष्टियों की और फिर वृद्धि मॉडल की। ठीक है, सो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वृद्धि मॉडल। यहाँ से नीट में प्रश्न आते हैं। हालांकि देखो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लास्ट में आएगा क्विज, जरूर अटेंड करिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? अनुकूलन की, जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब होता है अनुकूलन का? क्या समझते हैं आप? अनुकूलन से क्या समझते हैं? देखिए मेरे चारों तरफ वही एग्जाम्पल है, मेरे चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी थी और कैसी परिस्थिति थी? प्रतिकूल थी। मेरे लिए कैसी थी? अच्छी नहीं थी। जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं क्या? प्रतिकूल, अनफेवरेबल। मैंने बोला मेरे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? प्रतिकूल है, अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो जरा सोचिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या मैं अपने शरीर में परिवर्तन करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा ना। अपने शरीर को उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए मैं अपने शरीर में परिवर्तन करूंगा या नहीं करूंगा? यानी क्या मैं अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करूंगा, अपने लिए फेवरेबल कंडीशन लाने की कोशिश करूंगा, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की कोशिश करूंगा ना। तो यही परिस्थिति, यही कंडीशंस क्या कहलाती हैं? अनुकूलन कहलाती हैं। अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना क्या कहलाएगा? अनुकूलन। बोलिए समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल सी चीज थी क्या कि कोई ऐसी परिस्थिति है जो प्रतिकूल है, कोई ऐसी कंडीशंस हैं जो हार्मफुल है, खतरनाक है ना, जिसमें जिया नहीं जा सकता। उससे बचने की कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? अनुकूलन बोलेंगे, अडेप्टेबिलिटी बोलेंगे। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब ध्यान से देखिएगा सर, ये अनुकूलन कितने तरीके से होएगा? ये जो अनुकूलन होने वाला है सर, ये कितने तरीके से होने वाला है? ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो अनुकूलन जो होता है, ये अनुकूलन ये 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से। एक होएगा क्रियात्मक, एक होएगा व्यवहारात्मक, एक होएगा क्रियात्मक, एक होएगा व्यवहारात्मक। ठीक है, और एक होएगा आपका, याद रखना, आकारात्मक। सर अब ये क्या होता है? क्रियात्मक अनुकूलन का मतलब क्या है? व्यवहारात्मक अनुकूलन का मतलब क्या है? आकारात्मक अनुकूलन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्रियात्मक का, क्रियात्मक वर्ड किससे है? क्रिया से। ठीक है, वही बेसिक सा एग्जांपल, मेरे चारों तरफ है बहुत ज्यादा गर्मी, मुझे उस गर्मी से बचना है, तो मैंने क्या किया? एसी चालू कर दिया। ठीक है, या मैंने क्या किया? गीला कपड़ा लिया और अपने ऊपर डाल लिया। ठीक है, या सिंपल तरीके से मेरे शरीर ने क्या निकाला? पसीना निकाला। निकाला है? निकाला। अब जरा सोचिए, मेरे शरीर ने अगर पसीना निकाला तो क्या ये मेरे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं या नहीं हो रही है? क्या मेरा आकार बदल रहा था? सोचिए, क्या गर्मी मिलते ही मेरा आकार बदल गया? क्या नहीं। क्या मेरा व्यवहार बदल गया? सोचिए, क्या मेरा व्यवहार बदलने लग गया? क्या नहीं। क्या मैं रोने लग गया है? मैं हंसने लग गया? मेरा व्यवहार बदलने लग गया? क्या नहीं। मेरे शरीर में क्रियाएं होने लग गई। क्या क्रिया हुई? सर मेरे शरीर ने पसीना निकाला। पसीना निकलेगा, वो भाप बन के उड़ेगा, हल्की सी हवा लगेगी, शरीर का तापमान ठंडा हो जाएगा। जरा सोचिए क्या हुआ मेरे अंदर? कैसा अनुकूलन था? ये क्रियात्मक था या नहीं था? एक झटके में समझ में आया नहीं आया? सोचिए, अनुकूलन का मतलब समझ में आ गया? अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। अब ये सबसे पहला अनुकूलन कैसा था? क्रियात्मक था कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिले तो शरीर में क्या हो? क्रियाएं हो। शरीर में क्या हो? कुछ ऐसे फंक्शन हो जो आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए।
शरीर के अंदर क्रियाएं होने वाली हैं जो आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाएंगी। क्या कहलाएगा? क्रियात्मक अनुकूलन। ठीक है। व्यवहारात्मक का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं व्यवहारात्मक का। देखिए, एक गुंडा है, समझना, एक गुंडा है, ठीक है, बहुत सारे कत्ल वत्ल कर दिए हैं उसने, ठीक है। अब उसको सजा दी गई, उसको पकड़ लिया गया और उसको सजा दी गई है, ठीक है। वो गुंडा कैसी कैसी मानसिकता वाला है? थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, गुंडा टाइप का है और बहुत ही गुस्से वाला है ना? ठीक है सर। जब उसको पकड़ा, उसको जेल में डाला और उसको सजाए क्या दे दी? मौत नहीं दी उसको, मतलब क्या दे दिया? ऐसी सजा दी कि अब वो पूरी जिंदगी भर कहां रहेगा? जेल में रहेगा, बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है। आजीवन कारावास दे दिया है, ठीक है। अब जरा इमेजिन करिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बिंदास घूमता था, एक ऐसा व्यक्ति जो मजे करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो कत्ल करता था, फिरौती लेता था, ठीक है। अब उसको जब जेल में डाल दिया तो जेल की परिस्थितियां उसके लिए कैसी हैं? प्रतिकूल। जेल में उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, जेल में वो मजे नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब कैसी परिस्थितियां मिल रही है? प्रतिकूल मिल रही है। अब इस प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए उसने क्या किया? वो अपने अंदर चेंज लाया। क्या चेंज लाया? वहां पर जो लोग जो थे ना, उनके साथ घुला मिला, वहां पर जो अच्छे लोग थे उनके साथ बैठा, उसने अपने अंदर परिवर्तन लाया। उसका क्या चेंज हो रहा है सर? वो भी अब अच्छा व्यक्ति बन रहा है, उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, वो अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। और जब वो अच्छा व्यक्ति बन रहा है यानी उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसका ये अनुकूलन कैसा था? व्यवहारात्मक था। अगर वो जेल में भी गुंडा बना रहता तो कोई उसको मार गिराता, कोई उससे दुश्मनी निकालता, उसको मार गिराता, तो वो बचने के लिए वो अच्छा व्यक्ति बन रहा है, उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है। ये क्या था? व्यवहारात्मक अनुकूलन। और आखिरी आकारात्मक अनुकूलन। अब आप बोलेंगे सर क्या आकारात्मक अनुकूलन यानी आकार में भी चेंज आता है क्या? मैं भी बताऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको आकार में कैसे चेंज आता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से दिखाऊंगा मैं आपको, उस एग्जांपल में आप देखिएगा आकार में चेंज आता है। यस, बॉडी की शेप में चेंज आता है, बॉडी के जो अंग होते हैं उनमें चेंज आता है। ऐसा अनुकूलन क्या कहलाएगा? आकारात्मक। इसका उदाहरण मैं अभी दूंगा, वेट करना, ठीक है। सो 3 प्रकार से अनुकूलन होता है, याद रखना, भूलना मत। अब आप बोलेंगे सर हमें ना परिभाषा चाहिए। ये लो अनुकूलन, यह जीव का कोई एक ऐसा गुण है, या तो आकारिकीय, आकार में परिवर्तन है, कार्यकीय यानी क्रियाओं में परिवर्तन है, व्यवहारिक यानी व्यवहार में परिवर्तन है, जो उसे अपने आवास में जीवित बनाए रखे और जनन करने के योग्य बनाए रखे। यानी कोई ऐसा जीव जिसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं तो वो 3 प्रकार के बदलाव लाएगा ताकि वो उस जगह पर जिंदा रह सके। यही क्या कहला रहा है? अनुकूलन कहला रहा है। ये एक छिपकली है, ठीक है। ये अमेरिकन आपका क्या है बेटा जी? गिरगिट है, याद रखना। कैमिलियन होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैमिलियन और हिंदी में बोलते हैं गिरगिट। कैसा दिख रहा है? देखिए, आराम से देखिए। सर हरे रंग का दिख रहा था, लेकिन एक व्यक्ति जिसने इसको चश्मा दिया बैंगनी रंग का, इसका कलर चेंज हो गया। भाई गिरगिट की खासियत क्या होती है? कलर चेंज करना। देखा है ना आपने, गिरगिट देखा होगा, कैमिलियन बोलते हैं, उसकी खासियत क्या होती है? कलर चेंज करना। अब जरा सोच, इसने कलर चेंज क्यों किया अपने शरीर का? ये इनकी खासियत होती है क्या कि अगर ये तो चलो एक पालतू क्या था आपका? कैमिलियन था, पालतू गिरगिट था। लेकिन जंगलों में जो गिरगिट मिल रहे हैं, घरों में जो गिरगिट मिल रहे हैं, आपके घर के आसपास अगर गिरगिट मिल रहे हैं तो वो रंग बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? जरा सोचिए, शिकारी से डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? शिकारी से। तो वो अपने वातावरण में जो भी वस्तु आएगी, जैसे पेड़ पौधों के साथ हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए, क्या वो अपने आप को बचा रहे? सोचिए आसपास परिस्थितियां कैसी थी कि कोई शिकारी आएगा इनको खा जाएगा, कोई शिकारी आएगा इनको खा जाएगा। उससे बचने के लिए इन्होंने अपने आवास के जैसा अपना रंग कर लिया ताकि ये उनकी नजरों में ना आ सके। क्या इसने अपने आप को बचाया या नहीं बचाया? क्या इसने अपने आप का अनुकूलन किया या नहीं किया? अब जरा सोचिए, ये कैसा अनुकूलन है? क्या इसके आकार में चेंज आ रहा है? क्या इसके व्यवहार में चेंज आ रहा है? आपको व्यवहार चेंज दिख रहा है इसका? गुस्सा करता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, क्या व्यवहार में चेंज आ रहा है? नहीं।
क्या आकार में चेंज आ रहा है? नहीं, आकार भी वैसा ही है। लेकिन जरा सोचिए, शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, शरीर के अंदर जो रिएक्शंस चल रही थी, उनमें चेंज आया। शरीर के अंदर जो वर्णक हैं, वर्णक पिगमेंट्स जो हैं, वो बदले, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो गया है? चेंज। तो ये क्रियात्मक अनुकूलन था। समझ में आया? सो ये पहला अनुकूलन मैंने आपको दिखा दिया, कौन सा? क्रियात्मक। अब जरा देखिएगा दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। ये सर ये कौन है? आहा, मजा आ गया देख के। हैं कौन है? जानते हैं इसको? ये है बेटा जी, याद रखना है आपका, कंगारू। क्या सर मजाक कर रहे हो आप? ये कंगारू कहां से है? ये कंगारू थोड़ी ना है। देखो ध्यान से देखो, ये कंगारू जैसा चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अपने पीछे जो दोनों पैर हैं, बस उनसे कंगारू भी ऐसे ही चलते हैं जी। उनके आगे वाले हाथ जो होते हैं, अग्रपाद जिनको हम बोलते हैं, वो तो ऊपर की तरफ होते हैं और पैरों से चलते हैं। ठीक है, तो ये कंगारू है क्या? नहीं सर, ये कंगारू तो नहीं है, लेकिन कंगारू जैसा कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है कंगारू चूहा। कौन है भैया ये? इसे हम बोलते हैं कंगारू रैट, कंगारू चूहा बोलते हैं। सर ये क्यों दिखाया आपने, कंगारू रैट क्यों दिखाया? चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं और सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या आप पूरी जिंदगी भर बिना पानी के जी सकते हैं? बिना पानी के, बिना जल के? बिना जल के रह सकते हैं? देखिए, मैं हूं एक व्यक्ति, मेरे को तो जल चाहिए। सर जल क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है ना, ये क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर में बन रहा है, उनको निकालना है, शरीर से त्यागना है। और त्यागने के लिए कहीं ना कहीं मूत्र के द्वारा त्यागते हैं। तो पानी पीते हैं, पानी इसलिए पीते हैं ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल है पानी में घुल जाए, मूत्र बन जाए, और उस मूत्र को हम शरीर से त्याग दें, है ना। तो जल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और किस लिए जल चाहिए भैया? हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। उस जीव द्रव्य में क्या होता है? जल होता है। बिल्कुल जल चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम, वो जल की उपस्थिति में काम करते हैं। क्या बोला? जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम, वो जल की उपस्थिति में काम करते हैं। अब जरा सोचिए, हमें जल तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% जल चाहिए। अब मैंने आपसे बोला क्या इसको जल नहीं चाहिए होगा? हाँ सर, इसको भी जल चाहिए। लेकिन याद रखना, एकमात्र ऐसा जीव आपकी पृथ्वी पर, एकमात्र ऐसा जीव आपकी पृथ्वी पर जो बिना जल के पूरी जिंदगी रह सकता है। पूरी जिंदगी रह सकता है बिना जल के। कौन? ये कंगारू रैट। हाँ, तो सर इसको क्या जल नहीं चाहिए? चाहिए, जल इसको भी चाहिए। लेकिन बात ये आ रही है कि ये जहां पर रहता है, कहां पर रहता है बेटा? ये मिलता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहां पर मिलता है ये? मरुस्थल क्षेत्रों। अब इमेजिन करें, ये कहां पर मिल रहा था? मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिल रहा है। कौन? कंगारू रैट। ठीक है, और जहां पर ये रह रहा है वहां पर पानी नहीं है। अब क्या करे? ये तो मर जाएगा। लेकिन इसने अपने आप को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहां पर पानी नहीं था, अपने शरीर के अंदर बदलाव लाया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में लाया, बहुत साल लग गए इसको, कई साल लगे हैं इसको अपने शरीर में बदलाव लाने के लिए, ताकि ये उस जगह पर अनुकूलित हो जाए। बात आ रही है, सर ये बिना जल के रह कैसे सकता है? ये बिना जल के रह कैसे सकता है? तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। हालांकि यहां इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसके शरीर में जो वसा होती है ना, वसा, उस वसा का ये ऑक्सीकरण कर लेता है, और उस वसा के ऑक्सीकरण करने से उत्पन्न होता है जल। अब प्रभु मुझे ये बताइए, खाना तो खाएगा ना, खाना तो खाएगा, और उस खाने में प्रोटीन भी होएगा, कार्बोहाइड्रेट होएगा, और वसा भी होगी। इसके शरीर में वसा है? जी हाँ, वसा है। इसके शरीर में जो वसा है, उस वसा का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। उस ऑक्सीकरण से क्या मिल गया है? जल मिल गया। सोचिए, इसको जल की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं ले रहा जल बाहर से। मतलब अगर मिलेगा तो ऐसा नहीं कि जल नहीं पिएगा, पी लेगा। लेकिन बात यह आ रही है कि अगर जल नहीं मिला, तब इसने अपने आप में अनुकूलन कैसे किया? अगर जल नहीं मिल रहा है तो ही अपने आप को अनुकूलित कैसे कर रहा है? तो इसके शरीर में जो फैट है ना, फैट, वसा जो है,
उसके शरीर में जो वसा है उस वसा का हो जाता है ऑक्सीकरण, जिससे बनता है जल। तो जल की जरूरत ही नहीं है, ना मिले कोई दिक्कत नहीं, शरीर अपने आप जल बना रहा है। जो भी वसा है उसका ऑक्सीकरण कर रहा है। प्रश्न ये आएगा सर वसा कहां से आएगी? तो बेटा खाना खाने से क्या मिलेगी? वसा मिलेगी। ये जो खाना खाएगा उसमें जो भी वसा होगी उस वसा का ऑक्सीकरण करने से क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, 11वीं कक्षा में एक अध्याय है, 11वीं कक्षा में मानव कार्यकी में एक अध्याय है उत्सर्जन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र। वहां पर आप एक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एडीएच। एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। सर ये क्या करता है? बेटा ये मूत्र में से, किसमें से? ये मूत्र में से क्या निकाल लेता है? जल निकाल लेता है। जो भी मूत्र बनता है उस मूत्र में से जल अवशोषित कर लेता है। देखिए मैंने इसका पूरा कार्य नहीं बताया एडीएच का, कैसे करता है, कहां से करता है, किस तरीके से करता है। मैंने सीधा बोला ये एक हार्मोन है एडीएच, ठीक है, और ये एडीएच हार्मोन क्या कार्य करता है? मूत्र में से जल निकाल लेता है। अब जरा सोचिए, ये जब मूत्र त्यागेगा तो उस मूत्र में से अगर मैं जल निकाल लूं, उस मूत्र में से अगर जल निकाल लिया तो मूत्र कैसा हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। इमेजिन करिए, फील करिए, हम जो मूत्र त्यागते हैं अगर उस मूत्र में से हम जल खींचकर हमारे शरीर में रख ले, मूत्र में से जल निकालकर हमारे शरीर में रह जाए तो जल की हानि होगी क्या? नहीं, जल तो बचा रह जाएगा, किसमें? शरीर में। तो मूत्र कैसा हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये इसके शरीर में एडीएच की भारी मात्रा मिलती है। इसके शरीर में, कंगारू रैट में जो बिना जल के पूरी जिंदगी रह सकता है, इसके शरीर में एडीएच की भारी मात्रा मिलती है। और ये एडीएच क्या करता है? इसके मूत्र को सांद्र कर देता है। कैसे? जल को, सारा जल जो होता है उसको खींच लेता है, और जो जल खिंच जाएगा शरीर में रह जाएगा तो जल की कमी नहीं हो पाएगी, है ना। और दूसरा, जो वसा होगा उसको ऑक्सीकरण कर देगा ये इसका शरीर, जिससे जल बनता भी जाएगा। तो जल बन भी रहा है और जल की जो हानि हो सकती थी उसको रोक भी लिया, इसीलिए ये पूरी जिंदगी भर बिना जल के रह सकता है। जरा सोचिए, क्या इसने अपने शरीर में अनुकूलन किया या नहीं किया? क्या इसके शरीर के अंदर क्रियाएं जो चल रही हैं उन क्रियाओं में बदलाव आया या नहीं आया? ये कैसा अनुकूलन था? ये क्रियात्मक अनुकूलन था। कैसा अनुकूलन था? क्रियात्मक अनुकूलन था, ठीक है। अब मैं आपको आकारात्मक अनुकूलन दिखाता हूं। मैंने बोला था ना कि भैया अनुकूलन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। ये 2 मैंने उदाहरण जो दिए हैं ये क्रियात्मक के दिए हैं। व्यवहारात्मक का बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है भैया, एक वही वो गुंडे वाला समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है कि अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव लाना कि आपका व्यवहार चेंज हो जाए, आपका व्यवहार बदलने लग जाए, ठीक है। तीसरा जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा? आकारात्मक। जरा देखिएगा। अच्छा एक और उदाहरण बताने दीजिए, फिर मैं आकारात्मक दिखाता हूं। ये कौन है सर? ये है नागफनी। ये भी क्रियात्मक अनुकूलन का उदाहरण है। ये कौन है? नागफनी, ठीक है। ओपनशिया जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओपनशिया, ठीक है, नागफनी। अब जरा देखिए, ये नागफनी ये भी ज्यादातर कहां पर मिलती है? ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है। कहां पर मिलती है? मरुस्थल में मिलती है। मरुस्थल जहां पर पानी नहीं है, जहां पर जल नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, जरा सोचिए, एक पेड़ है और ये पेड़ मिल रहा है कहां पर बेटा जी? मरुस्थल में, है ना। और इस पेड़ पर लगी हुई है पत्तियां। जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए, इस पेड़ पर पत्तियां लगी हुई थी। ये पेड़ कहां पर मिल रहा है? मरुस्थल में। अब जरा सोचिए, एक पादप को जल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण। तो मूल से, जड़ों से क्या आता है? जल आता है। हाँ आता है, लेकिन मरुस्थल में तो जल ही नहीं। अब सर जब जल नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? और जो थोड़ा बहुत जल मान लेते हैं, थोड़ा बहुत जल है, न्यूनतम मात्रा में जल है, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत मामूली मात्रा में जो जल है, अगर वो जाएगा तो सर यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी है मरुस्थल में, तो पत्तियों में अगर जल चला भी गया तो सर वाष्पोत्सर्जन से वो तो जल निकल जाएगा भाप बन के।
समझ रहे हैं मेरी बात को, कनेक्ट कर पा रहे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये पेड़ है, मरुस्थल में मिल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा तापमान है, ठीक है, और यहां पर जो जल है बहुत कम है, बहुत कम है, जल की मात्रा बहुत कम है। अब ये जो जल जो थोड़ा बहुत है यहां पर जा रहा है, ठीक है, जाएगा, जाते जाते किस में पहुंच गया? सर पत्तियों में पहुंच गया, सर पत्तियों में पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है। अब पत्तियों पर क्या पड़ रही है? धूप पड़ रही है, गर्माहट है, कहीं ना कहीं धूप के कारण, कहीं ना कहीं गर्म तापमान के कारण यहां से जो जल है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के निकल जाएगा। ओहो हो, ये तो फिर फायदा ही नहीं हुआ, ये तो जल की कमी होती जा रही है। जो थोड़ा बहुत जल आ रहा था वो भी निकलता जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो थोड़ा बहुत जल आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा, उसका वाष्पोत्सर्जन खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं वाष्पोत्सर्जन खत्म कर दूंगा तो जो थोड़ा बहुत जल आ रहा है, ये अगर वाष्पोत्सर्जन खत्म कर दिया तो जो थोड़ा बहुत जल आ रहा है क्या वो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? सोचिए भाई, सीधी सी बात है। देखो, थोड़ा सा जल था, आया, धूप पड़ रही है, भाप बनकर निकल गया, तो फायदा क्या हुआ? ये तो सारा निकलता जा रहा है, जल जो है बचा कुचा वो भी निकल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल को निकलने से रोकना है, भाप बनने से खत्म करना है, वाष्प बनने से रोकना है, यानी वाष्पोत्सर्जन को रोकना है। तो ऐसे पेड़ों ने क्या किया? ऐसे पेड़ों ने क्या किया? ऐसे पेड़ों ने वर्षों दर वर्षों अपने शरीर में अनुकूलन किया, वर्षों दर वर्षों इन्होंने अपने शरीर में बदलाव किया। कैसा बदलाव किया कि इनकी ये जो पत्तियां है ना, पत्तियां, ये पत्तियां किसमें बदल रही हैं? कांटों में। पत्तियां किसमें बदल गई हैं? कंटकों में बदल गई हैं, कांटों में बदल गई हैं। ये पर्ण जो थी ये किसमें बदल गई हैं? कांटों में बदल गई हैं। अब जरा सोचिए, जब पर्ण ही नहीं रही, पत्ती ही नहीं रही, तो वाष्पोत्सर्जन होएगा? नहीं होएगा, खत्म। हमने वाष्पोत्सर्जन को खत्म कर दिया, हमने जो जल की हानि हो रही थी उसको खत्म कर दिया। कैसे? हमने पत्तियों को किस में बदल दिया? कांटों में बदल दिया। अब वाष्पोत्सर्जन नहीं होएगा। लेकिन आपका प्रश्न है, सर अगर पत्तियां कांटों में बदल गई तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? तो इस परिस्थिति में दूसरा आंसर सुनिए, इस परिस्थिति में याद रखना है, इस परिस्थिति में पर्ण का कार्य, किसका कार्य बेटा? पर्ण का कार्य कौन करेगा? तना करेगा। इस परिस्थिति में जो पर्ण है उसका कार्य कौन करने लग जाएगा? याद रखना है आपने, कौन? ये तना करने लग जाएगा। और ऐसा तना क्या कहलाता है? पर्णाभ स्तंभ कहलाता है, फाइलो क्लेड कहलाता है। ठीक है, उदाहरण आपने देखना है, ये देख लीजिए, ये इसका तना है और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये पत्तियां थी जो कांटों में बदल चुकी है। समझ में आया? तो याद रखना, जरा सोचिए, क्या इस पादप में, इस नागफनी में, कैक्टस में, क्या ओपनशिया, कैक्टस, ये जितने भी पादप जो मरुस्थल में मिलते हैं, इनकी पर्णे कांटों में बदल जाती ताकि वाष्पोत्सर्जन खत्म हो जाए। तो पर्ण का कार्य कौन करने लग जाता है? तना करने लग जाता है। ऐसा तना क्या कहलाता है? पर्णाभ स्तंभ। जरा सोचिए, इस पेड़ ने अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपने शरीर में अनुकूलन किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। ये क्या है? एक प्रकार का व्यवहारात्मक अनुकूलन है, व्यवहार में चेंज, ये एक प्रकार का क्रियात्मक अनुकूलन है, क्रियाएं बदली हैं, कहीं ना कहीं पर्ण का कार्य बदल गया है। कौन करने लग गया है? स्तंभ करने लग गया है। डन, क्लियर? चले अब देखिएगा इसको, ये देखिए, सर ये कौन है? ये क्या है? ये कौन है? सर ये खरगोश है। मैंने कहा ठीक है, जरा गौर से देखना इस खरगोश के कान को, दिख रहे? कान दिख रहे? इसके हाथ पैर भी देखो जरा, ये हाथ और ये पैर दिख रहे हैं, इसके कान दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं? ये मरुस्थल में मिल रहा है जहां पर गर्मी बहुत होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये मिलता है। कौन? खरगोश। एक जरा ये खरगोश देखिएगा, सर ये कहां पर मिल रहा है? ये ध्रुवीय इलाकों में मिल रहा है, ये ध्रुवीय इलाकों में मिल रहा है, ठंडे इलाकों में मिल रहा है। और ये वाला कहां पर मिल रहा है? गर्म स्थानों पर मिल रहा है जहां पर गर्मी है। अब जरा दोनों में कंपैरिजन करिएगा, यहां पर इसके कान देखो और इसके कान देखो, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सर यहां पर कान बड़े हैं, यहां पर कान छोटे, यहां पर हाथ पैर बड़े हैं और यहां पर हाथ पैर छोटे हैं। जी हाँ, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो सर ये तो आकार में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ भाई,
आकार में चेंज नहीं दिख रहा। सोचिए, कानों का आकार, यहां पर कानों का आकार, कर्ण का आकार अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाथ पैरों का आकार, हाथ पैरों का आकार, देखो कितना लंबा पैर है भाई, कितना लंबा पैर है, यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा पैर है। यहां पर छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको आकार में परिवर्तन दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उससे प्रश्न आता है आपके नीट में, जरा गौर से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एलन, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एलन, उन्होंने एक नियम दिया था। क्या? एलन का नियम। एलन ने एक नियम दिया। एलन एक वैज्ञानिक है जिसने नियम दिया। क्या? कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, क्या बोला उन्होंने? कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में जो जीव मिलते हैं, ठंडे क्षेत्रों में जो स्तनधारी मिलते हैं, स्तनधारी, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? स्तनधारी मैमल्स की। ठंडे क्षेत्रों में जीवों के, जीव पर्टिकुलरली कौन? स्तनधारियों के, जीवों के कान और पाद, पाद यानी लिम्ब्स, यानी अग्रपाद, और पैर क्या होते हैं? पश्चेपाद। कान और पाद छोटे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? चलो, ये तो नियम दिया, अब ऐसे कैसे दे दिया? किसी आधार पर दिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आप अपने आप आंसर सोचना। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जब ठंड होती है, ठंड होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ठंड कहां पर फील होती है? सिर पर आप टोपी पहनते हैं, कानों से ज्यादा ठंड लगती है। हाथों पर आप ग्लव्स पहनते हैं, हाथ पैरों पर पहनते हैं, हाथ पैरों में ज्यादा से ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, पहली चीज। जब गर्मी होती है तो कई बार आपने देखा होगा आपके कान गर्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि लाया लिख दिया और फिर ऐसे, नहीं नहीं, कुछ चीजें हैं इस चैप्टर की जो प्रैक्टिकली समझानी पड़ती है। बोरिंग लगता है ये चैप्टर, इसलिए ऐसी चीजें लानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। जरा जल्दी से मुझे बताइएगा सोच समझकर, क्या कानों से ठंड लगती है? क्या कान गर्म हो जाते हैं गर्मी में? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब ये चीज मैंने आपसे क्यों बोली, ऐसा क्यों बोला, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर से ऊष्मा की हानि, ऊष्मा की हानि, ध्यान से सुनना, और ठंड का प्रकोप हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कहां पर पड़ रहा है? कान से, हाथ पैरों से। अगर हमारे अंदर ऊष्मा बहुत है, हमारे अंदर हीट बहुत है, तो हमारे कानों से निकलती है, तो कान कैसे हो जाते हैं? गर्म। और ठंड हमें ज्यादा से ज्यादा कहां लगती है? कानों से लगती है, इसलिए क्या डालते हैं? मफलर या टोपी डालते हैं, कैप पहनते हैं। ठीक है, सो ये वो क्षेत्र है, ये कान और हाथ पैर, जहां से आदान प्रदान होता है ज्यादा से ज्यादा, किसका? ठंड का और गर्मी का। अब बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे। अब आप मुझे बताइएगा, एक जीव जो ठंडे इलाकों में मिल रहा है, एक जीव जो कहां पर मिल रहा है? ठंडे इलाकों में मिल रहा है, ध्रुवीय इलाकों में मिल रहा है। दिमाग लगाएं यहां पर, जो ध्रुवीय इलाकों में मिलेगा, ठंडे इलाकों में मिलेगा, क्या आप चाहते हैं कि उसके शरीर के अंदर जो ऊष्मा है, उसके शरीर के अंदर जो हीट है, जो उसके शरीर के अंदर जो गर्माहट है, वो निकल जाए? सोचो, क्या आप चाहते हो इसकी बॉडी के अंदर जो हीट है, क्या वो निकल जाए? या आप चाहते हो कि बाहर ठंड है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, और शरीर के अंदर भी ठंडी होनी चाहिए, कि शरीर के अंदर गर्माहट होनी चाहिए? गर्माहट होनी चाहिए। तो इसके बॉडी के अंदर जो ऊष्मा है, जो हीट है, हमें उसे, उसकी हानि करनी है, क्या उसको स्टोर करना है? सर स्टोर करना है ना। अब इमेजिन करिए, अगर कान होते बड़े, अगर कान होते बड़े, तो क्षेत्रफल क्या है? कानों का ज्यादा होता, और क्षेत्रफल अगर कानों का ज्यादा होता तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा बाहर निकल सकती थी, हीट निकल सकती थी। सोचिए, दिमाग लगाएं, सोचिए, बहुत बेसिक सी चीज है यार। सोचिए, अगर कान होते बड़े, ऐसे इतने बड़े, तो क्षेत्रफल क्या होता? कानों का ज्यादा होता, और क्षेत्रफल अगर ज्यादा होता तो ये जो ऊष्मा जो अंदर है, ये तो बाहर निकल सकती थी, बिल्कुल निकल सकती थी। तो क्या करना था?
हमें इस ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकना है, तो इन जीवों ने अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाए, इन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसा अनुकूलन किया कि इनके हाथ, इनके पैर, इनके कान क्या होने लग गए, छोटे होने लग गए, ताकि ऊष्मा की हानि ना हो, ऊष्मा अंदर बनी रहे। अब जरा सोचिए, ये ऑलरेडी बाहर गर्मी है, क्या शरीर के अंदर और ऊष्मा भरनी है क्या? नहीं। सोचिए, बाहर है गर्मी और शरीर के अंदर जो हीट है, ऊष्मा है, वो भी है। आप चाहते हैं कि बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी बढ़ती जाए, नहीं, तो गर्मी को, ऊष्मा को निकालना पड़ेगा। और ऊष्मा को अगर निकालना है तो क्षेत्रफल क्या कर दो, बड़ा कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा निकल जाए। तो ये चीज बताई थी किसके, आपके एलन ने, कि जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं उनके हाथ पैर कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि उनके अंदर ऊष्मा की हानि ना हो, ऊष्मा की हानि कम हो। बोलिए, समझ में आ गया? अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर ये जो अनुकूलन आपने देखा है, ये कैसा अनुकूलन देखा? क्या व्यवहार चेंज हो रहा था, क्या क्रियाएं चेंज हो रही हैं, या आकार चेंज हो रहा है? सर, आकार बदल रहा है, तो ये था आकारात्मक अनुकूलन। एक और उदाहरण दूंगा आकारात्मक अनुकूलन का, एक और उदाहरण दूंगा, देखिएगा यहां पर आकारात्मक का, आकार बदलता हुआ। देखिए, ये आपने देखे सील, इनको बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं बेटा इनको? सील बोलते हैं। क्या होती है ये, क्या कहलाती है? सील कहलाती है। ठीक है। अब ये सील कहां पर मिलती है? ये ध्रुवीय इलाकों में मिलती है। ये भी कहां पर मिलती है? ध्रुवीय इलाकों में मिलती है ये सील। ठीक है। और ये जो सील जो है, ये ध्रुवीय इलाकों में मिल रही है और ये पानी में मिलती है। और जहां पर ऐसे पानी में जहां पर तापमान माइनस में होता है, माइनस में, क्या बोला मैंने? ये जो सील जो है, ये कहां पर मिल रही है? ऐसी जगहों पर मिल रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों के पानी में मिल रही है, जहां पर ऑलरेडी बर्फ है, उसके अंदर जो पानी है वहां पर मिल रहा है। और पानी में तो तापमान और भी कम है, बहुत कम तापमान में मिल रही है। अब जरा सोचिए, ऐसे तापमान में, ऐसे ठंडे पानी में अगर आप जाएंगे तो आपकी कुल्फी जम जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जी हाँ। अब जरा सोचिए, ये कैसे जिंदा रह रही है सर? ये कैसे जिंदा रह रही है? तो इनकी ये जो त्वचा होती है ना, त्वचा, ये जो त्वचा है, इस त्वचा के नीचे वसा की, फैट की इतनी मोटी मोटी स्तर मिलती है। सर दिखाओ ना, ये देखो, ये काली काली क्या है बेटा? ये काली काली है त्वचा। ये काली क्या है? त्वचा है। और इस त्वचा के नीचे ये देखो, इतनी मोटी मोटी क्या मिल रही है? वसा की स्तर मिल रही है, वसा की। अब जरा सोचिए, इनके शरीर के अंदर जो हीट है, इनके शरीर के अंदर जो ऊष्मा है, आप चाहते हो कि इस ठंडे पानी में वो ऊष्मा निकल जाए, गर्माहट निकल जाए, रहनी चाहिए ना अंदर, तो हमें ऊष्मा की हानि को रोकना पड़ेगा। कैसे रोका? जो भी शरीर के अंदर हीट है वो बनी रह गई। कैसे बनी रह गई? निकल ही नहीं रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि वसा की एक मोटी स्तर मिल रही है त्वचा के नीचे, जो ऊष्मा की हानि को रोक रही है। सोचिए, क्या ये आकार में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले सील ऐसी नहीं हुआ करती थी, पतली होती थी, लेकिन अब मोटी हो गई है, मोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जिस तापमान में मिल रही है वो और ठंडा होता जा रहा है, तो ठंडा होता जाएगा, तो त्वचा के नीचे मोटी मोटी स्तरें बन जाएंगी। किसकी? वसा की। अब आपने याद रखना है, ये जो वसा की ये जो मोटी मोटी स्तरें हैं, इनको बोला क्या जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके अंदर जो वसा की जो मोटी स्तर होती है, उनको बोला जाता है, यहां पर लिख दूं, चलो यहां पर लिख देता हूं। यहां पर ये जो वसा की जो मोटी मोटी स्तरें होती हैं, इनको बोला जाता है ब्लबर। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? तिमी, वसा, ब्लबर या तिमी वसा, ये जरूर याद रखना, भूलना नहीं है। वसा की बहुत मोटी स्तर मिलती है किसके नीचे? त्वचा के नीचे, जो इनकी ऊष्मा की हानि को रोकती है। सो यहां तक का ये जो टॉपिक जो था, ये था बेटा जी आपका अनुकूलन। ये सारा हमने क्या देखा था? अनुकूलन देखा है। इस टॉपिक में हमने क्या देखा है? अनुकूलन देखा है। देन अब अगला टॉपिक जो आने वाला है इस चैप्टर का, वो है समष्टियां। किसकी बात करते हैं? सर समष्टियों की। क्या था समष्टि? जरा याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था समष्टि का मतलब क्या था। सोचिए, व्हाट इज समष्टि? दिमाग लगाएं, समष्टि क्या होती है? सोचिए, मैं एक जीव था, एक, मुझे क्या बोला? व्यष्टि। मेरे जैसे अनेक क्या कहलाएंगे? समष्टि। यानी
एक जैसे व्यष्टि का समूह। क्या? एक जैसी व्यष्टि का समूह जो होता है, किसका? एक जैसी व्यष्टि का जो समूह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समष्टि बोलते हैं। अरे भैया पॉपुलेशन, सोचिए, मैं एक ह्यूमन एक क्या कहला रहा हूं? व्यष्टि। मेरे जैसे और ह्यूमन मिलकर क्या कहलाएंगे? उनकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? समष्टि। तो समष्टि यानी पॉपुलेशन। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब आप मुझे बताएं, इन समष्टियों का कुछ गुण होता है क्या? ये समष्टि कुछ कार्य कर रही है क्या? हमारी जो जनसंख्या जो है, मानव की जनसंख्या जो है, क्या ये कुछ निश्चित कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? जरा सोचिए। क्या हम स्पर्धा करते हैं? सोचिए, करते हैं कि नहीं करते? क्या आप आपस में स्पर्धा कर रहे हो? सोचिए, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्या वो एक जनसंख्या है या नहीं है? किसकी? मानव की। क्या वो आपस में स्पर्धा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्या मैं स्पर्धा कर रहा हूं? बिल्कुल, मैं भी स्पर्धा कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। जीने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए क्या कर रहा हूं? स्पर्धा कर रहा हूं। यस, आप कर रहे हैं। हाँ, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, सफल होने के लिए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं? स्पर्धा कर रहे हैं आपस में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। तो स्पर्धा एक व्यक्ति अकेला करता है क्या? नहीं, आपस में होती है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? समष्टियों के गुणों की बात करेंगे। तो समष्टियां क्या कर रही हैं? सर, स्पर्धा कर रही है। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये समष्टियां क्या कर रही हैं? स्पर्धा कर रही हैं। सबसे पहला गुण क्या कर रही हैं? स्पर्धा कर रही हैं। डन। दूसरा गुण, क्या ये समष्टियां कहां पर मिल रही हैं? कहां पर मिल रही है? एक निश्चित क्षेत्र में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? जैसे मैं बाघ की बात करूं, कहां पर मिलेगा? जंगलों में मिलेगा। पक्षियों की बात करूं, कहां पर मिल रहे हैं? पेड़ों पर मिल रहे हैं। हमारी बात करूं, कहां पर मिल रहे हैं? स्थल पर मिल रहे हैं। यानी जितनी भी समष्टियां हैं वो कहां पर मिल रही हैं? कहीं ना कहीं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिल रही है। डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? ये किसके गुण हैं? ये समष्टियों के गुणों की बात की जा रही है। ये किसके गुण हैं बेटा? समष्टियों के गुण। कि समष्टियां क्या कर रही हैं? स्पर्धा कर रही हैं। समष्टियों के जो जीव हैं आपस में क्या कर रहे हैं? स्पर्धा कर रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र में जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्या हम समष्टियां बनाते हैं? जनसंख्या समष्टियां बना रहे हैं। हमारी जनसंख्या, मानव की जनसंख्या क्या एक समष्टि है? क्या हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं? जरा सोचिए, जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें उत्पाद मिल रहे हैं, फल फ्रूट मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं। उनका उपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें कहीं ना कहीं तेल मिल रहा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अपना ईंधन के रूप में कर रहे हैं। तो जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करती हैं कि नहीं करती हैं समष्टियां? बिल्कुल करती हैं। जरा सोचिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? चारा खा रहे हैं। हाँ खा रहे हैं। वो चारा क्या है? एक तरीके का संसाधन ही तो है, उसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आपस में जनन करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपस में जनन करके नई संतति पैदा करते हैं। तो जरा सोचिए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये किसके गुण हैं? समष्टियों के गुण हैं। कि स्पर्धा भी करेंगे कई सारे मनुष्य, एक निश्चित क्षेत्र में मिलेंगे कई सारे मनुष्य, संसाधनों का उपयोग करेंगे कई सारे मनुष्य, जनन कर रहे हैं कई सारे मनुष्य। मनुष्य के रेस्पेक्ट में मैंने बोला कि मनुष्यों की क्या मिल रही है? समष्टि, जिनके ये गुण हैं। ऐसे कुत्तों की समष्टि, उनके भी गुण होंगे। बिल्लियों की समष्टि, उनके भी यही गुण होंगे। तो समष्टियों के ये सारे क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरणवश मैं आपको दिखा देता हूं कुछ समष्टियों के उदाहरण। ये देखिए, वर्षावनों में क्या मिलता है? सागवान मिलता है। सर सागवान क्या होता है? टीक वुड होता है। जो आप अपने घर में जो फर्नीचर बनवाते हैं, है ना, वो फर्नीचर बनाने के लिए इस सागवान का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, तो वर्षावनों में मिलता है कौन? सागवान। यानी जरा सोचिए, सागवान क्या था? सागवान एक पेड़ भी सागवान है। ऐसे कई पेड़ क्या कहला रहे हैं? सागवान कहला रहे हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र में मिल रहे हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिल रहे हैं, जनन कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब इनके लिए संसाधन क्या होंगे? जल होगा, खनिज होंगे मृदा में, प्रकाश होगा, वायु होगी। ये क्या है? इनके लिए संसाधन है, इनका उपयोग कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिल रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट एक और उदाहरण। मैंने क्या किया? एक प्लेट ली, है ना, और उस प्लेट में मैंने क्या डाल दिया? पोषण डाल दिया। मान लेते हैं कुछ बूंदे डाल दिए, किसकी? खाने की डाल दी। संवर्धन माध्यम कहलाएगा, संवर्धन प्लेट। थोड़े दिन बाद देखूंगा वहां पर क्या उगने लग जाएंगे? जीवाणु। तो जीवाणु ने अपनी क्या बनाई है? वहां पर समष्टि बना ली, पॉपुलेशन बना ली। आपको खंडरों में क्या दिखाई देंगे? चूहे।
भाई आप अपने घर में तो चूहे नहीं पालेंगे ना, आओ आओ चूहे आओ, बहुत सारे चूहे आओ मेरे घर में पल जाओ, नहीं ना। तो जो खंडर इलाका होएगा वो एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर क्या क्या है, चूहे। उसी तरीके से तालाब में क्या होंगे, कमल के फूल होंगे, ठीक है। तो ऐसे समष्टियां जो निश्चित क्षेत्र में मिलेंगी, जनन करेंगी, संसाधनों का उपयोग करेंगी, उनका जो समूह है वो क्या करेगा, स्पर्धा करेगा। ये सब कुछ किसके गुण थे, समष्टियों के, और ये सारे क्या थी, उदाहरण थे किसके, समष्टियों के, ठीक है। चलें आगे। अब हम, ये तो कुछ गुण थे, अब हम मेन गुणों की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपस में ये कुछ, चलो इनको गुण ना बोलकर मैं बोलूंगा ये इनके लक्षण थे, गुण नहीं बोलूंगा, इनके क्या बोलूंगा, ये इनके लक्षण थे, ये इनके करैक्टर थे, किसके, समष्टियों के। ये दर्शा रही हैं समष्टियां, ये लक्षण दर्शा रही हैं कि वो जनन कर सकती है, ये उनका लक्षण है। संसाधनों का उपयोग करेंगी, ये उनका लक्षण है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिलेंगी, ये उनका कैरेक्टर है, लक्षण है। स्पर्धा करेंगी, ये उनका लक्षण है। जैसे हमने कुछ उदाहरण देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं समष्टियों के गुणों की, समष्टियों के गुण देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो चीजें अब मैं बताने वाला हूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, मैं एक तुलना करता हूं किसकी, व्यष्टि की समष्टि से, एक इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन से, ठीक है। सोचिएगा, क्या दोनों के गुण समान होंगे, दोनों के, क्या एक व्यक्ति का और उसकी पूरी जनसंख्या का गुण समान होगा? आप बोलेंगे क्या सर, समझ नहीं आया, देखना। मैंने बोला ये जो चैप्टर है ना, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है और ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग आते हैं, जैसे अनुकूलन वाला इंटरेस्टिंग, तो समझ में आया होगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, तो आपको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। जरा गौर से सुनिएगा। मैं हूं एक व्यक्ति, मैं हूं एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। मेरा एक गुण है क्या, कि मैं जन्म भी लूंगा और मेरी मृत्यु भी है, निश्चित है। क्या ये मेरा गुण है कि नहीं है? आपका भी गुण है, बिल्कुल है। आपने जन्म लिया, आपकी भी मृत्यु होगी। मैंने जन्म लिया, मेरी भी मृत्यु होगी। हर जीव का जन्म होता है और मृत्यु होती है। एक जीव की बात कर रहे हैं, किसकी, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक जीव की बात कर रहे हैं, एक जीव, ठीक है। अब मैंने बोला हजारों ऐसे जीव, हजारों जीव, हजारों मनुष्य की बात करो। मैंने बोला एक मनुष्य, एक मनुष्य। अब मैं बात कर रहा हूं हजारों मनुष्य, ठीक है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला एक मनुष्य का गुण था कि वो जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है। क्या हजारों मनुष्यों का बोलेंगे, हजार मनुष्यों का जन्म हो गया, हजार मनुष्यों की मृत्यु हो गई है? नहीं, ये नहीं बोलेंगे। तो जन्म और मृत्यु, जरा सोचिए। हम बोलेंगे एक पॉपुलेशन का जन्म हो रहा है। सोचिए, क्या मैं बोलूंगा कि एक पॉपुलेशन का जन्म हो रहा है, मनुष्य की जनसंख्या का जन्म हो रहा है, मनुष्य की जनसंख्या की मृत्यु हो रही है? हो जाती है कोई आपातकालीन स्थिति में, चलो हो जाती है। क्या रोज रोज होता है? क्या बोलेंगे मनुष्य की पॉपुलेशन जन्मी है? ऐसा होता है कि कल ना मनुष्य की पॉपुलेशन जन्मी थी, परसों ना मनुष्य की पॉपुलेशन मर रही है, रोज मर रही है, पॉपुलेशन मर रही है। एक 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 करके व्यक्ति मर रहा है ना, उसकी पूरी जनसंख्या तो नहीं मर रही ना, है ना। तो कुल मिलाकर पॉपुलेशन का, समष्टि का गुण क्या होता है? समष्टि का गुण जन्म नहीं होता, जन्म दर होता है। मृत्यु नहीं होता, मृत्यु दर होता है। हम बोलते हैं क्या, कि एक निश्चित जन्म दर से मनुष्य की जनसंख्या पैदा हो रही है, एक दर से, एक निश्चित दर से, एक रेट से मनुष्य की जनसंख्या मर रही है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ह्यूमंस की पॉपुलेशन जन्मी है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन मर रही है। हम ये बोलेंगे एक रेट से, एक दर से, एक निश्चित दर से मनुष्य की जनसंख्या जन्म ले रही है, एक निश्चित दर से मनुष्य की जनसंख्या मर रही है। समझ में आया? तो जन्म दर और मृत्यु दर ये गुण है किसका, समष्टि का। और जन्म और मृत्यु ये गुण है किसका, एक व्यक्ति का। मैंने जन्म लिया, मेरी मृत्यु हो रही है ना। ऐसा तो नहीं बोलूंगा मनुष्य की कुत्तों की पॉपुलेशन ने जन्म लिया, ऐसा बोलूंगा क्या? कुत्तों की पॉपुलेशन की मृत्यु हो रही है? नहीं।
कुत्तों की या बिल्लियों की या जो भी जीव है उनकी जनसंख्या जिस दर से जन्म ले रही है वो क्या कहलाएगा? जन्म दर। जिस दर से मृत्यु हो रही है वो क्या कहलाएगा? मृत्यु दर। जन्म दर को बोलते हैं अंग्रेजी में नेटेलिटी और इसको हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं, यहां पर गुणों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है जन्म दर। ध्यान से सुनना, टॉपिक क्या है? समष्टियों के गुण। समष्टियों के गुण में सबसे पहले हमने ये देखा है समष्टियों का गुण क्या मिल रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर। सबसे पहले जन्म दर की अगर मैं बात करूं तो जन्म दर का मतलब क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के अंतराल में पैदा होने वाले जीवों की संख्या क्या कहला रही है? जन्म दर। यानी जिस दर से जीव जन्म ले रहे हैं वो उनका क्या कहला रहा है? जन्म दर कहला रहा है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि भाई एक तालाब है, हमारी बुक में भी यही एग्जांपल दे रखा है। एक तालाब है और उस तालाब में कमल के फूल खिल रहे हैं। कितने कमल के फूल हैं? 20। कितने कमल के फूल हैं? 20 कमल के फूल हैं। ठीक है। और इस साल, इस वर्ष इन 20 के कमल के फूल ने 8 कमल के फूल पैदा किए हैं। इतने मिल रहे हैं। ठीक है। और 8 इस साल, इस वर्ष पैदा हुए हैं। ठीक है। मिल कितने रहे हैं? जरा सोचिए, एक तालाब है जिसमें 20 कमल के फूल मिल रहे थे। ठीक है। और इस साल हमने देखा उन 20 कमल के फूलों ने कुल मिलाकर 8 बच्चे पैदा करे। तो कितनी रही जन्म दर? हम सीधा बोलेंगे जन्म दर कितनी रही? 8/20, 0.4। भाई 20 में से 20 जो है वो 8 पैदा कर रहे हैं, तो जन्म दर कितनी रही है? 0.4% रही। खत्म, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से जन्म दर निकाल ली। उसी प्रकार मृत्यु दर। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में अंतराल में मरने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाएगी? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। चीज वही है कि निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के अंतराल में जितने जीव मर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। सिंपल सी बात थी। ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया 40 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा घर है जिसमें 40 मैंने मक्खियां पाल रखी हैं। कुछ भी ले लीजिए, 40 मान लेते हैं मैंने मक्खियां पाल रखी हैं। ठीक है। और अगले महीने 40 में से 4 मर गई। तो क्या रही मृत्यु दर? 4/40, 0.1%। तो मृत्यु दर कितनी रही? 0.1। बोली। सो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मृत्यु दर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? जन्म दर। ये दोनों किसके गुण हैं? एक व्यक्ति के गुण हैं कि एक पूरी जनसंख्या के गुण हैं? एक पूरी जनसंख्या के गुण हैं कि एक पूरी जनसंख्या में जन्म हो रहा है जीवों का, जिस दर से हो रहा है वो जन्म दर। एक पूरी जनसंख्या में मृत्यु हो रही है जीवों की, उस पूरी जनसंख्या का अगर हम देखें कितनी मृत्यु हो रही है वो मृत्यु दर कहलाएगी। डन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। नेक्स्ट, कितने गुण हो गए? समष्टि के गुण देख रहे हैं, पॉपुलेशन के गुण देख रहे हैं, जनसंख्या के गुण देख रहे हैं। 2 हो गए। तीसरा, लिंग अनुपात। अब जरा सोचिए, एक व्यष्टि का अगर मैं गुण देखूं, एक व्यष्टि का या तो वो नर है या वो मादा है। यही होएगा ना? मनुष्य की अगर मैं बात करूं, मेरी बात करूं, या तो नर होएगा मनुष्य या क्या होएगा? मादा। ये इसका गुण है। किसका? व्यष्टि का। या तो नर होएगा या मादा होएगा। लेकिन अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, मैं बोलूंगा जनसंख्या नर है, मैं बोलूंगा जनसंख्या मादा है? नहीं, मैं क्या देखूंगा? मैं लिंग अनुपात देखूंगा। क्या देखूंगा? लिंग अनुपात देखूंगा कि कितने प्रतिशत नर हैं और कितने प्रतिशत मादा है। ये देखूंगा ना कि भाई मैं देखूंगा हजार लड़कों में, नर में कितनी मादा मिल रही है, वो उस जगह का क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात कहलाएगा।
जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात था क्या? 1000 लड़कों में या 1000 नरों में 663 के आसपास क्या मिल रही हैं? लड़कियां मिल रही है। एक डाटा आया था, है ना, सेंसस जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस, जनगणना। जनगणना जो होती है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक है, और हर 10 साल में होता है, 10 साल में होता है, तो 2021 में भी हुआ था। तो ये 2011 का डाटा है कि हरियाणा में सबसे कम आपका क्या था? लिंग अनुपात था, ठीक है, कि कम थी महिलाएं कंपैरिजन किसके? पुरुषों में। वहीं केरला में सबसे ज्यादा था। तो कहने वाली बात जो थी, ये क्या किसका लक्षण है? लिंग अनुपात लक्षण है किसका? समष्टि का। लिंग लक्षण है किसका? व्यष्टि का। कि क्या लिंग है, नर है या मादा है? ये तो किसका लक्षण हुआ? एक व्यक्ति का, एक जीव का। पूरी जनसंख्या का अगर हम देखें तो वहां पर हम ये नहीं देखेंगे ये जनसंख्या नर है, ये जनसंख्या मादा। हम ये देखेंगे कि इस जनसंख्या में कितने परसेंट नर हैं और कितने परसेंट मादा हैं। ये हम देखते हैं क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। ये भी तीसरा लक्षण है। किसका लक्षण है? समष्टि का। बोर हो रहे हो? मैं क्या कर सकता हूं, पढ़ना तो पड़ेगा। कितने लक्षण हो गए? 3 लक्षण हो गए। कौन कौन सा? जन्म दर, जिस दर से जन्म हो रहा है एक समष्टि में जीवों का। मृत्यु दर, जिस दर से मृत्यु हो रही है जीवों की एक समष्टि में। लिंग अनुपात, वो अनुपात जिसमें हम प्रतिशत देखते हैं कि कितने नर हैं कितने मादा हैं, वो क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात किसका? एक समष्टि का। डन। चौथा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आयु पिरामिड। आयु पिरामिड। अब जरा सोचिए, आयु पिरामिड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर वर्ड आ रहा है आयु। अब देखिए, एक व्यक्ति की हम आयु देख सकते हैं कि मैं हूं जवान। आप बोलेंगे नहीं सर आप बूढ़े हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, आप जवान हो, ठीक है। क्या ये आपकी आयु, एक व्यक्ति की आयु पता लग रही है? हाँ। या तो वो, तो यहां पर वर्ड आ रहा है आयु। अब देखिए, एक व्यक्ति की हम आयु देख सकते हैं कि मैं हूं जवान। आप बोलेंगे नहीं सर आप बूढ़े हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, आप जवान हो, ठीक है। क्या ये आपकी आयु, एक व्यक्ति की आयु पता लग रही है? हाँ। या तो वो बच्चा है, या वो बड़ा है, या वो बूढ़ा है। 3 कंडीशन, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है ना। ये आयु पता लगती किसकी? एक व्यक्ति की। लेकिन अगर मैं समष्टि की अगर मैं देखूं, किसकी? पूरी समष्टि की अगर मैं बात करूं, पूरी जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं एक पिरामिड बनाकर बताऊंगा। मैं एक इस तरीके से पिरामिड बनाऊंगा और उस पिरामिड के द्वारा मैं लोगों को बताऊंगा कि ये देखो, ये जनसंख्या है एक जीव की, और इस जीव की जनसंख्या में, इस पिरामिड में कितने ऐसे हैं जो जनन पूर्व की आयु दर्शा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनके अंदर जनन क्षमता है, कितने ऐसे हैं जो जननोत्तर आयु को दर्शा रहे हैं। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। देख, जनन पूर्व का मतलब जनन करने से पूर्व, जनन करने से पूर्व। हमारी एनसीईआरटी में गलती दे रखी है, जरा एक बार हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी चेक कर लेना, सच्ची कह रहा हूं, जरा एक बार हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी चेक कर लेना। वहां पर ना आपका ये जो पिरामिड है ना, ये वाला पिरामिड, यहां पर गलती दे रखी है। क्या गलती दे रखी है? यहां पर है ना जनन पूर्व की जगह जन्म दे रखा है, जन्म पूर्व। ये ठीक दे रखा है जननक्षम, यहां पर दे रखा है जन्म उत्तर। जन्म नहीं है, जनन है, सही कर लेना उसको, मैं भी सही करके ही लाया हूं ये, ठीक है, सही कर लेना। जनन है, ये जन्म नहीं है। अरे भैया, जन्म पूर्व का मतलब जन्म से पहले। अरे भैया, जन्म से पहले क्या आयु रहेगी? सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कैसी कैसी एनसीईआरटी मिस्टेक कर देती है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ठीक है, ठीक है। सो जनन पूर्व का मतलब एक छोटा बच्चा जनन नहीं कर सकता, यानी वो जनन पूर्व की आयु होगी या नहीं होगी? हाँ भैया, जरा सोचिए, जनन क्षम का मतलब जिसके अंदर क्षमता है क्या करने की, जनन करने की, जिसके अंदर नहीं है यानी वो पहले है। जनन करने से पहले की आयु, जनन करने से पहले की आयु, जनन करने वाली आयु, और जनन करने के बाद वाली आयु। यानी कुल मिलाकर ये जो जीव जो होंगे, ये कौन से होंगे? ये बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, और ये बच्चे होंगे। बच्चे जो हैं जनन करने से पूर्व की अवस्था, जो आयु जो होगी, वो कौन होंगे? बच्चे होंगे।
जवान जो होंगे, बड़े जो होंगे, वो जनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जनन करने के बाद की जो अवस्था होगी यानी बुढ़ापा आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक पिरामिड के रूप में एक पूरी जनसंख्या की आयु को बता सकते हैं। सोचिए, एक एक व्यक्ति की मैं आयु देखने जाऊं, इससे बेहतर है कि मुझे एक पूरी जनसंख्या, मान लो मुझे इंडिया के जो जितने भी मनुष्य मिल रहे हैं, इंडिया में जितने भी मनुष्य मिल रहे हैं, उनकी क्या आयु मिल रही है, मैं कैसे आपको बताऊंगा? मैं एक पिरामिड के द्वारा बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? पिरामिड के द्वारा, कि कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, इस तरीके से पिरामिड के द्वारा बताऊंगा नहीं बताऊंगा? अब जरा देखिएगा, ये जो पिरामिड जो होते हैं, जब हम इनको बनाते हैं तो तीन तरीके से बताते हैं आयु को। कौन कौन सा? या तो बढ़ती हुई, या स्थिर, या घटती हुई। अब ये बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर का मीनिंग क्या है देखना। बच्चे अगर ज्यादा थे, ये पीला वाला किस चीज को बता रहा है? जनन पूर्व, यानी बच्चों को बता रहा है। किसको बता रहा है ये पीला वाला? बच्चों को बता रहा है पीला वाला। बच्चे अगर ज्यादा होंगे, सोचिए एक कंट्री जिसमें, एक देश जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा है, एक कंट्री जिसमें बच्चे ही बहुत कम है। सोचो, इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को। एक बच्चे जिसमें, एक देश जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा जब बच्चे होंगे तो वो जब बड़े होंगे तो ज्यादा होंगे कि नहीं? मतलब ज्यादा इन द सेंस तुलना करना, यहां बच्चे ज्यादा, यहां बच्चे कम। जब बच्चे ज्यादा हैं तो जवान भी तुलना करना, यहां पर ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर ज्यादा होंगे। जवान भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यहां पर जवान क्या होंगे? कंपैरेटिवली कम होंगे। और जरा सोचिए, यहां पर बुढ़ापा क्या आएगा? बुढ़ापा देखिएगा, बुढ़ापा यहां पर सेम है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं जनसंख्या देखूं, कुल मिलाकर मैं आयु देखूं, कुल मिलाकर मैं अगर यहां पर बढ़ती और घटते हुए क्रम को देखूं, यहां पर किस चीज के, कि जनन के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं कि एक देश जिसकी जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहां पर बच्चे कम है। एक देश जिसकी जनसंख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर बच्चे ज्यादा हैं। अब यहां पर देखना, यहां पर ज्यादा बच्चे, यहां पर कम बच्चे, और इन दोनों के मध्य स्थिर। जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे जो है उन्होंने जनन क्षमता पाली है। जितने बच्चे उन्होंने क्या कर ली है? जनन क्षमता पाली है। इमेजिन करिए, स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, बुढ़ापा यहां पर तीनों में सेम है, तीनों में सेम दिखाई दे रहा है ना? लेकिन यहां पर जरा देखिए, कंपैरिजन करिए, ये इतना बड़ा है ब्लू वाला, छोटा है ब्लू वाला। ये पिरामिड, ये जो स्तूप जो है छोटा है, बड़ा है, ये उतना ही है। यहां पर बच्चे ज्यादा हैं। सोचो, बच्चे ज्यादा होंगे यानी जन्म दर ज्यादा है। जन्म दर ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा जन्म ले रहे हैं, तो जब वो जन्म लेंगे तो बड़े होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जनन क्षमता आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा जनन क्षमता आएगी। तो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे क्या? दिमाग लगाएं, बस यही चीज आपको समझानी थी। तो इस तरीके से हम पिरामिड के रूप में आयु को बताते हैं, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, कि किस तरीके से आयु का पिरामिड बनेगा एक समष्टि का। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कितने लक्षण हो गए हैं? चार। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पांचवा लक्षण, वो है समष्टि वृद्धि। समष्टि की वृद्धि की बात करने वाले हैं। सर ये समष्टि की वृद्धि का मतलब क्या है? देखिए, एक जनसंख्या की अगर मैं वृद्धि की बात करता हूं तो जनसंख्या की वृद्धि दो तरीके से होती है। एक जनसंख्या की वृद्धि, मनुष्य की जनसंख्या की वृद्धि दो तरीके से होती है। एक होती है धनात्मक, पॉजिटिव, और एक होती है ऋणात्मक, नेगेटिव। क्या बोला? एक जनसंख्या की वृद्धि कैसी हो रही है? धनात्मक हो रही है, और एक जनसंख्या की वृद्धि कैसी हो रही है? ऋणात्मक। सीधा याद रखना, समष्टि मींस जनसंख्या। एक जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक है और एक जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक है, यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या कम होती जा रही है। सर कैसे? चार कारकों पर निर्भर करती है जनसंख्या की वृद्धि। चार कारकों पर। कौन कौन सा? ध्यान से देखना। सबसे पहला जन्म दर। चार कारक है टोटल, कुल मिलाकर कितने कारक है? चार कारक है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहला जन्म दर, दूसरा अप्रवासन, दूसरा क्या है? अप्रवासन,
अभी बताऊंगा इनको, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। मृत्यु दर, उत्प्रवासन। सर क्या है ये, पहले एक बार इंग्लिश में लिख दूं। जन्म दर को बोलते हैं नेटिलिटी, इमिग्रेशन, मॉर्टेलिटी और ई माइग्रेशन, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपसे बोला कि भैया एक देश है जिसमें जन्म दर ज्यादा है, कि भैया एक देश है जिसमें जन्म दर ज्यादा है, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर जन्म होएगा, जन्म दर अगर ज्यादा है तो वो उस जगह की जनसंख्या बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी, यानी धनात्मक होगी। एक देश जिसकी मृत्यु दर ज्यादा है, मृत्यु दर, मरने वाले जीवों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, मरते जा रहे हैं, तो उस जगह की जनसंख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो धनात्मक वृद्धि कराने के लिए जन्म दर क्या होना चाहिए? ज्यादा, और ऋणात्मक वृद्धि कराने के लिए मृत्यु दर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। अब सर ये आप्रवासन क्या होता है? मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया से लोग आकर इंडिया में बस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लोग, या यूक्रेन से, रशिया से, अमेरिका से, चाइना से लोग आकर हमारे इंडिया में, चाइना से लोग आकर हमारे इंडिया में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जब आते जाएंगे तो इंडिया की जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ गई है धनात्मक। वहीं मैंने बोला कि हमारे देश से लोग निकल रहे हैं, निकल कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। तो उत्प्रवासन का मतलब अपने देश को, अपने एक निश्चित क्षेत्र को छोड़कर चले जाना, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। अप्रवासन का मतलब बाहरी देशों से, बाहरी जगहों से एक क्षेत्र में आना, जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाए, ये होता है अप्रवासन, ये होता है उत्प्रवासन। तो जरा सोचिए, ये दोनों तो बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये दोनों कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पांचवा गुण था क्या? समष्टि वृद्धि का, ठीक है। एक छठा गुण और होता है जिसको हम बोलते हैं समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एन से, जनसंख्या घनत्व को। सर अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैंने बोला किससे दर्शाया हमने इसको? एन से। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैंने बोला जीवों की संख्या, जीवों की संख्या प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। आप बोले क्या सर? देख मेरे भाई, मैंने बोला ये 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र था। अब बोलेंगे नहीं सर ये बराबर तो नहीं लग रहा। ले 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 मेरे भाई, ये ले। मान ले कि ये 1 किलोमीटर लंबा, ठीक है, और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र था। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र था। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी जीव मिल रहे हैं, जितने भी जीव मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली यहां पर अगर एक जाति की बात करें, मान लेते हैं मनुष्य की बात कर लेते हैं, यहां पर जितने भी मनुष्य मिल रहे हैं उस किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ये उसका क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। खत्म। मान लो यहां पर 500 लोग मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 500 क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 500। मान लो यहां पर 1000 लोग मिल रहे तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। खत्म, सिंपल, ठीक है, डन। तो ये हमारे 6 गुण थे, 6 गुण थे किसके मेरे भाई? समष्टि घनत्व के। अब जो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनना, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि मॉडल, ग्रोथ मॉडल। ये है वो टॉपिक जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। पहले तो अपनी बुक में इस ग्राफ को देखिए। ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है? समष्टि घनत्व और समय के बीच में एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? वृद्धि मॉडल की बात करने वाले हैं। देखिएगा, ठीक है बेटा, वृद्धि मॉडल जो है वो 2 प्रकार का होता है।
भाई वृद्धि किस तरीके से हो रही है, इसको दो मॉडल के अनुसार हम बताते हैं। क्या बोला हमने कि जो वृद्धि हो रही है किसी जनसंख्या की, किसी समष्टि की, उसको हम दो मॉडल के अनुसार बताते हैं। एक होता है चरघातांकी, चरघातांकी वृद्धि, ठीक है, ठीक है। और एक होती है कौन सी, चरघातांकी वृद्धि, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और एक होता है संभार तंत्र वृद्धि, ठीक है, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। तो दो तरह की वृद्धि के मॉडल होते हैं, एक होता है चरघातांकी वृद्धि मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और एक होता है संभार तंत्र वृद्धि मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ वृद्धि मॉडल। अब दोनों क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, चरघातांकी। चरघातांकी वृद्धि मॉडल बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने बोला कि ये एक जगह है, मान लेते हैं ये दुबई है। कौन है ये, दुबई है, ठीक है। आज से अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं, 20 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 20 साल पहले यहां पर रेगिस्तानी रेगिस्तान थे। कहां पर, दुबई में रेगिस्तानी रेगिस्तान थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है, ठीक है सर। यहां पर रेगिस्तानी रेगिस्तान थे, कुछ भी नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे यहां पर, ठीक है। अब क्यों नहीं थे, क्योंकि यहां पर संसाधन नहीं थे, संसाधन का पता नहीं था। संसाधन जो है उनका पता नहीं था लोगों को कि यहां पर कोई संसाधन, बस रेत ही रेत और कुछ था ही नहीं, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भैया यहां पर शेख आए, शेख यहां पर आए, उनको पता लगा अरे भैया यहां पर तो अपार संसाधन है, किसके, तेल के। जो महंगे में जो अमीर शेख थे वो आए, उनको पता लगा अरे यहाँ पर तो तेल ही तेल है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से तेल की खादानें बनाई, तेल निकाला और उस तेल को बेचा, तेल को बेचा, उन्होंने पैसा कमाया। अब ऐसे ऐसे और लोगों को पता लगा, ऐसे और लोग आते गए, आते गए, आते गए, और लोग आते जा रहे, 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 आते जा रहे। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं समय के साथ, टाइम के साथ, जनसंख्या घनत्व को अगर मैं देखता हूं, एक निश्चित क्षेत्रफल में अगर जनसंख्या घनत्व को मैंने देखा तो बहुत धीरे धीरे हो रहा था, बहुत धीरे धीरे हो रहा था, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जब लोगों को पता लगा अरे भैया यहां पर तो अपार संसाधन है, संसाधन कैसे हैं, असीमित है, असीमित है, यहां पर संसाधन मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, असीमित संसाधन है, बहुत ज्यादा संसाधन है, अपार संसाधन है, तो लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एकदम से जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ गया। तो जरा सोचिए, आतंकी रूप से बढ़ा या नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया है आतंकी रूप से। ऐसा जनसंख्या घनत्व, ऐसी वृद्धि क्या कहलाएगी बेटा, आपकी चरघातांकी वृद्धि कहलाएगी। और ऐसा वक्र जो होता है इसको हम बोलते हैं जे आकार, जे आकार का वक्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे दर्शाते हैं ये देखिएगा, यहां पर हमारे यहां पर दिखाया गया, ये देखिए लाल रंग का जे आकार का, ठीक है, सिंपल सा था। कौन सी वृद्धि है बेटा, चरघातांकी वृद्धि है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला क्या दे रखा है, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए मुझे पता लगाना है कि इतने समय पर, यहां पर ये एक निश्चित समय होगा, मान लेते हैं 2021 होगा, 2021, 2020, 2019, ऐसे करते करते, है ना। 2021 में, पर्टिकुलरली 2021 में मान लेते हैं मार्च में, यहां पर इस समय पर कितनी वृद्धि हुई है, तो मैं कैसे बताऊंगा। मैंने बोला जनसंख्या जो घनत्व मिल रहा है यहां पर कितना मिल रहा है, मैं कैसे बताऊंगा। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं कि इस टाइम पर, टी मतलब टाइम पर, इतने टाइम पर कितना जनसंख्या घनत्व मिल रहा है यहां पर,
मैं कैसे बताऊंगा? आप जरा खुद सोचिए। इस टाइम पर मैं क्या देखूंगा कि कितने लोगों का बर्थ हुआ है, बर्थ रेट, जन्म दर देखूंगा। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ रेट, मृत्यु दर देखूंगा। कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है उस समय पर। भाई आप जरा सोचिए, इस समय पर मुझे अगर देखना है कि कितना जनसंख्या मिल रही है यहां पर इस समय पर, मान ले 2021 मार्च में यहां पर इस वक्र के अनुसार मुझे पता लगाना कि कितने लोगों की जनसंख्या मिल रही है, तो मैं क्या देखूंगा? उस समय पर, उस टाइम पर 2021 में कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोग मर गए, माइनस कर दूंगा। और माइनस करने के बाद में वहां पर जितने भी लोग मिल रहे हैं उस जनसंख्या घनत्व से गुणा कर दूंगा, खत्म। सिंपल सा था। तो इस फॉर्मूले को मैं सीधा क्या लिखूंगा? dn बाय dt। अब हमारी बुक में बर्थ माइनस डेथ यानी जन्म दर यानी मृत्यु दर यानी b माइनस डी को बोल रखा है r। अब r क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि की इंट्रिंसिक मात्रा, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। और जिसको ना समझ में, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जनन क्षमता, जनन क्षमता यानी कुल मिलाकर ऐसे जीव जिनके अंदर क्षमता थी जनन करने की और जो मर गए हैं उनको टोटल हमने माइनस करके निकाला, वो क्या कहलाएगी? उस जगह की जनन क्षमता, उस समय पर जनन क्षमता। किससे डिनोट करूंगा? आर एन। तो इस तरीके से हम जे आकार का चरघातंकी वक्र मिलता है हमको जब संसाधन कैसे होते हैं? असीमित होते हैं, अपार होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी वृद्धि होती है? इमेजिन करिए, क्या वास्तव में ऐसी वृद्धि होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी वृद्धि है ना, उसके शब्द में देखो क्या आ रहा है? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक, और लॉजिक मतलब कुछ ना कुछ सत्य चीज होने वाली है। ये असत्य वृद्धि होती है, ये वास्तविक वृद्धि नहीं है, ये वास्तविक वृद्धि है, लॉजिकल वृद्धि है ये। ठीक है। अब ये जो संभार तंत्र वृद्धि है, हम इसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। संभार तंत्र वृद्धि, बेटा वही एग्जांपल लूंगा मैं, जरा देखना। मैंने बोला ये दुबई था। इस दुबई में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, वापस से वक्र खींच देता हूं, ये समय के साथ जनसंख्या घनत्व। मैंने बोला स्टार्टिंग में यहां पर लोग आए थे, उनको ज्यादा संसाधन नहीं मिले, पता नहीं लगा था, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई, मामूली सी। फिर जैसे जैसे लोगों को पता लगा रहे संसाधन तो बहुत सारे हैं, आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, बढ़ते 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 जा रहे, भर गए, भर गए, भर गए, भर गए, बढ़ते जा रहे। एकदम से वृद्धि तेज हो गई, चरघातंकी हो गई। मैंने कहा ठीक है। अब जरा सोचिए, जब भर जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे, भर जाएंगे, तो क्या इस देश की, क्या इस कंट्री की एक सीमा है या नहीं है? क्या ये एक देश चाहेगा जितने संसाधन थे यूज में लेते जा रहे हैं, जितना तेल है निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि तेल ही खत्म हो जाएगा। अब तो आप जरा सोचिए, आपके हिसाब से क्या संसाधन असीमित होते हैं क्या? अपार होते हैं क्या? कभी ना कभी तो खत्म होते हैं ना। और हर देश की एक बाउंड्री होती है, होती है ना। तो मेरे भाई आपने याद रखना है क्या कि यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहां पर और जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी, जितने हैं उतने रह जाएंगे, जन्म लेंगे और मृत्यु भी होगी, जन्म भी लेंगे, मृत्यु भी होगी, और लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे, या जितने आएंगे जितने चले जाएंगे। तो वृद्धि कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसाधन कैसे होते हैं? अपार नहीं होते। संसाधन कैसे होते हैं? संसाधन एक समय के बाद कैसे हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। ठीक है। सो वास्तविक वृद्धि जो होती है इसको हम बोलते हैं संभार तंत्र वृद्धि, ये याद रखना है। और ये जो वृद्धि जो होती है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड
सिग्मोइड वृद्धि बोलते हैं, या एस आकार की वृद्धि बोलते हैं, या वास्तविक वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, और इस वृद्धि को एक वैज्ञानिक ने समझाया था जिसका नाम था वर्लुस्ट पर्ल। याद रखना, इस वृद्धि का दूसरा नाम भी होता है वर्लुस्ट पर्ल वृद्धि बोलते हैं इसको, क्योंकि वर्लुस्ट पर्ल जो वैज्ञानिक था उसने इस वृद्धि वक्र को समझाया था। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है बेटा जी, आपने भूलना नहीं है यहां पर ये सारी चीजें। ये है संभार तंत्र वृद्धि जो वास्तविक वृद्धि होती है, क्योंकि हर देश की एक सीमा है, हर जगह के निश्चित संसाधन होते हैं, आप यूज में करते जा रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही, लेकिन एक समय के बाद में संसाधन जो है वो सीमित रह जाएंगे, उसके बाद में वृद्धि कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो जो मेरी हाइट थी छोटी थी, फिर एकदम से मैंने हाइट खींची, फिर उसके बाद में मेरी हाइट कांस्टेंट हो गई। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? दिमाग लगाएं, होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो हमारे अंदर भी वृद्धि कैसी होती है? वास्तविक होती है, सिग्मोइड होती है। हर जगह पर, हर जनसंख्या की, हर जीव की वृद्धि कैसी होती है? वास्तविक होती है, सिग्मोइड होती है, इस आकार की होती है। ये नहीं भूलना है आपने। ये सारी चीजें थी मेरे भाई। तो इस आज के लेक्चर में हमने कुल मिलाकर 3 चीजें पढ़ी हैं मुख्य रूप से। अनुकूलन पढ़ा, समष्टि पढ़ी, समष्टि के लक्षण देखे, समष्टि के गुण देखे, है ना, और समष्टि के 6 गुण हमने देखे हैं, 5 गुण मान लेते हैं, 5 गुण देखे हैं, और एक हमने वृद्धि मॉडल देखे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अनुकूलन में एलन का नियम जरूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब समय हुआ है आपके क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, वह जीव जो पूरी जिंदगी बिना जल के जिंदा रह सकता है कौन था? कंगारू, कंगारू चूहा, चूहा कोई नहीं। जल्दी से आंसर लगाइएगा। वह जीव जो पूरी जिंदगी बिना जल के जीवित रह सकता है कौन है? कंगारू है, कंगारू चूहा है या कोई नहीं है? दूसरा प्रश्न, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पाद डैश होते हैं। जो ठंडी जगह पर मिलते हैं उनके हाथ, पैर और कान कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं या कोई नहीं? तीसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा कारक एक समष्टि की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा कारक है जो समष्टि की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उपरोक्त सभी समष्टि की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, किस परिस्थिति में समष्टि की वृद्धि कम हो जाएगी? समष्टि की वृद्धि कब कम हो जाएगी? जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो जाएगी, जब आप्रवासन उत्प्रवासन से ज्यादा हो जाएगा, जब मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा हो जाएगी, कोई नहीं। समष्टि की वृद्धि कम हो जाएगी, कम कब होएगी? सोचिए, आप्रवासन क्या था, उत्प्रवासन क्या था? अगर वो याद रह जाएगा तो आप आंसर लगा लेंगे। अगला प्रश्न, वरुष्ठ पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि किसे कहा जाता है? वरुष्ठ पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि किसे कहा जाता है? चरघातंकी वृद्धि को, संभार तंत्र वृद्धि को, दोनों को या कोई नहीं?
अगला प्रश्न, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर क्या होती है? प्राकृतिक वृद्धि की जो इंट्रिंसिक दर आर थी वो क्या होती है? बी माइनस डी, डी माइनस बी, दोनों ए बी या कोई नहीं? आर क्या है यहां पर? आर क्या था? आर इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इंट्रिंसिक दर थी, क्या था? आर क्या थी? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए चेक करते बेटा जी यहां पर हमारे सारे प्रश्नों को। वह जीव जो पूरी जिंदगी भर बिना जल के जिंदा रह सकता है, मेरे भाई मैंने आपको समझा दिया था, वह जीव जो पूरी जिंदगी भर बिना जल के रह सकता है कौन होता है? कंगारू चूहा। बिना पानी के पूरी जिंदगी भर रह सकता है कौन? कंगारू चूहा। दूसरा, एलन के नियम के अनुसार अगर ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर, हाथ पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जो ठंडे इलाके में होते हैं छोटे होते हैं, और जो गर्म इलाके में होते हैं कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, उपरोक्त में से कौन सा कारक समष्टि की वृद्धि के लिए उत्तरदायी था? समष्टि की वृद्धि के लिए, ये नहीं पूछा धनात्मक और ऋणात्मक, ये पूछा समष्टि की वृद्धि किस पर निर्भर कर रही है? जन्म दर पर हाँ, मृत्यु दर पर हाँ, आप्रवासन पर हाँ, उत्प्रवासन पर भी निर्भर करती है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप में से कईयों ने गलत लगा दिया होगा, याद रखना चारों कारक पर निर्भर कर रही थी। चौथा प्रश्न, किस परिस्थिति में समष्टि की वृद्धि कम हो जाएगी? कम पूछा है, कम पूछा है, कब कम होगी? जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होएगा? नहीं। आप्रवासन उत्प्रवासन से ज्यादा हो जाएगा? नहीं। मृत्यु दर जन्म दर से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मृत्यु ज्यादा हो रही है, जन्म कम हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि कम होती जाएगी। पांचवा, वर्ष पर लॉजिस्टिक वृद्धि किसे कहा जाता है? संभार तंत्र वृद्धि को हमने लॉजिस्टिक वृद्धि बोला था।